देखिए, देश में 22 अप्रैल को जो हुआ, जो इस्लामिक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद हर कोई प्रतिशोध की प्रतीक्षा में बैठा है और बदले की निर्णायक घड़ी भी नजदीक है। लेकिन आज हम बात बदले से ज्यादा कश्मीर में फैले आतंक के उस पहलू की करेंगे जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाती है। आतंकवादी हमले के बाद, मतलब जब से एनआईए ने जांच शुरू की है, तब से अब तक कई गंभीर खुलासे हुए हैं। हैरान कर देने वाले खुलासे कहना गलत नहीं होगा। और सबसे अहम बात यह है कि आतंकवादी 15 अप्रैल को घाटी में यानी कश्मीर में प्रवेश कर चुके थे। यानी 15 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक, एक हफ्ते तक वो आतंकवादी कश्मीर में थे और कश्मीर में बैठे देशद्रोहियों की मदद से उन्होंने घटनास्थल सहित पहलगाम एम्यूजमेंट पार्क और 2 अन्य जगहों की रेकी की थी। चुन रहे थे कि हमला करें कहां। हुर्रियत और जमाते इस्लामी समर्थकों पर लगातार हुई छापेमारी और एनआईए की अब तक की जांच पड़ताल में कई और चीजें भी सामने आई हैं, जैसे कि आतंकवादियों के पास करीब 3 सैटेलाइट फोन भी थे जिससे वो कश्मीर में बैठे अपने मददगारों और पाकिस्तान में बैठे अपने आतंक के आकाओं के संपर्क में थे। नदी और जंगल के रास्ते आतंकवादी कश्मीर में आए, लेकिन अगर यहां बैठे देश के दुश्मनों और सिस्टम के स्लीपर सेल्स ने उनकी मदद ना की होती तो शायद आज या अब तक हुए सभी आतंकवादी हमलों को हमारे सुरक्षा बल आसानी से रोक सकते थे। आज बात इसी पक्ष की हम करेंगे, इसी पहलू की हम करेंगे। सवाल कई हैं जो इस विषय को उठाते हुए पूछे जाने चाहिए। सवाल हम आपको दिखाएंगे, जैसे आतंकवादियों का नेटवर्क तैयार करने में मदद आखिर किसने की जब आतंकवादी यहां पर आए तब? क्या हुर्रियत और जमात इस्लामी जैसे संगठन अब भी एक्टिव हैं क्या? क्योंकि ये तो बैन कर दिए गए थे। क्या अभी भी एक्टिव हैं, अंदर से अपना ये काम कर रहे हैं? ये भी हम आज समझेंगे। क्या बिना स्थानीय मदद के, बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी हमला मुमकिन था क्या? ये बड़ा सवाल है। क्या आतंक के OGW यानी ओवर ग्राउंड वर्कर्स को चिन्हित किया जा सकता है क्या हमारे सुरक्षा बल, हम इनको पहचान सकते हैं कि ये लोग हैं जो आतंकवादियों से मिले रहते हैं, पूरा माहौल यहां पर सेट करते हैं आतंकवादियों के लिए? क्योंकि अगर हमें कश्मीर में फैले आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो बॉर्डर इस पार बैठे इन आतंकवादियों के मददगारों और पाकिस्तान प्रेमियों को पहले खत्म करना होगा। करेंगे चर्चा इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट इस विषय पर दिखा देते हैं। उसके बाद में मेहमान कौन कौन से हमारे साथ कनेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे और चर्चा इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर करेंगे। होती है इस बैसरन घाटी में आतंकी हमला होने से पहले 2 दिन पहले सैटेलाइट फोन इस्तेमाल हुए हैं और उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज से कि 3 जगह ऐसी सामने आई है जहां पर यह हमला जो है इसकी रेकी की गई है 3 जगहों पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस इलाके को, बैसरन घाटी को इस वजह से चुना गया ताकि वहां पर आतंकियों को इन घने जंगलों में ये भागने के लिए मदद मिले और दूसरी जानब से वहां पर सुरक्षा का पहरा नहीं होता है। लेकिन एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है और जितने भी आतंकी इस हमले में मुलव्वस है उनको भी लगातार ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। मामले में एनआईए की देखिए, इस रिपोर्ट के बाद हम इस विषय पर आगे बढ़े उससे पहले तमाम दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि बदले की घड़ी बेहद नजदीक है। ये निर्णायक होगा जो होगा, अभी आज रात में हो, कल हो, परसों हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन सेना जरूर जवाब देगी। इस बात को लेकर आप लोग आश्वस्त रहिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन अब बात उन आतंकवादियों की जो हमारे देश की खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। और जब पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए, तो यहां बैठे उनके मददगार, उनका ये पूरा नेटवर्क उनकी पूरी मदद करता है। इसके बारे में बात बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी पहचान जरूरी, इनको चिन्हित करके पहले इनको मारो, क्योंकि अगर इनको नहीं मारा तो आतंकवादी आते रहेंगे, ये मदद करते रहेंगे और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो होती रहेंगी। हमारे साथ कौन कौन से मेहमान कनेक्ट हो गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनसे आपका परिचय दरअसल कराएंगे, उसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विदु रावल जी दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विदु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए बहुत आभार आपका। हमारे साथ सतीश बघेल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है और समय देने के लिए आपका भी विशेष आभार। संजय कुलकर्णी जी दिखाई दे रहे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए बहुत विशेष आभार आपका। आपसे हम टेक्निकलिटीज समझेंगे, जो बातें हम कर रहे हैं उसका आधार क्या है। शुरुआत में कुलकर्णी साहब आपसे ही कर देता हूं क्योंकि हमने इस विषय को उठाया है। हम युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, सारी बातें एक तरफ, लेकिन उस
आप कह सकते हो जगह पर चोट पहुंचाना बहुत जरूरी, जिसकी वजह से आतंकवादी जो है वो आ जाते हैं बड़े आसानी से, उस प्रकार के हमलों को अंजाम दे देते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि 370 हटने के बाद पत्थरबाजी तो बंद हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों का जो नेटवर्क कश्मीर में होता है, क्या वो अभी भी एक्टिव है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक्टिव है। जिस तरीके से 71 में पाकिस्तान की हार हुई जी। और बांग्लादेश जहां पे लोग पाकिस्तानियों से बहुत सख्त नफरत करते थे, लेकिन वहां से चंद एक तबका था जो पाकिस्तान था, तो उसका हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। वैसे ही जरूर आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। वहां पे अधिकतर लोग जो फेंस सिटर थे उनका जो झुकाव है जो जरूर भारत की तरफ हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं। 2 करोड़ लोग आ रहे हैं और वहां पे जो पर्यटक हैं उनसे जो कमाई हो रही है उसमें बहुत फायदा लोगों को हो रहा है। जब जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं, जिस प्रकार से ट्रेन जा रही है, जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, जिस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पे लोगों को तरह तरह के साधन मिल रहे हैं और कमाई के साधन बढ़ रहे हैं, एम्पावरमेंट हो गया है औरतों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, बड़ों का, सबका। तो एक नया कश्मीर देखने को मिल रहा था, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये जो आप बार बार शब्द इस्तेमाल करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल्स, ये हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और ये बहुत तादाद में नहीं होंगे पर है। नहीं बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगा सर, और उस पर आपसे विस्तार से बात करूंगा ताकि हम समझ पाएं कि ये लोग इस लेवल पे कैसे मदद करते हैं कि हमारा पूरा खुफिया तंत्र जो है वो फेल हो जाता है और ये लोग बड़े आसानी से आते हैं। एक हफ्ता रहते हैं, लग रहा है कि यहाँ वेकेशन मनाने आए हैं, 1 हफ्ता रहते हैं और अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं आराम से, बाकायदा यहाँ लंच डिनर करते हैं, रेकी करते हैं, उसके बाद में एक दिन निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं धर्म पूछ कर। कैसे ये सब इतना ईजिली ये लोग कर ले जाते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि ऐसी चीजें जिनके फेवर में जाती हैं, हमारा खुफिया तंत्र कहां चूक जाता है, ये भी मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा ये। लेकिन मेरे साथ सतीश बघेल जी भी हैं, विदुर रावल जी हैं। सबसे ओपनिंग रिमार्क बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं लौटूंगा और आऊंगा और विस्तार से हम बात करेंगे। सतीश बघेल जी, मैं आपको शामिल कर रहा हूं, उसके बाद विदुर रावल जी में आ रहा हूं। सतीश बघेल जी, क्या ये माना जाए कि खुफिया तंत्र जो है हमारा वो कहीं ना कहीं फेल हुआ, जिसकी वजह से ये आतंकवादी यहां पर आए और बड़े आसानी से इन्होंने जो इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया? दूसरी चीज इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं, जो आतंकवादियों का नेटवर्क यानी एलओसी के इस पार है, वो नेटवर्क आखिर कैसे ध्वस्त होगा और इस दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए ताकि इस प्रकार की जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो पाएं? सतीश जी, सतीश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं चाहूंगा अपनी डिवाइस को अनम्यूट एक बार आप कर लेंगे तो आपकी आवाज पहुंचेगी सर। हेलो, हाँ, मेरी आवाज अब आपकी आवाज आई, आगे आवाज। सतीश जी, थैंक यू आशीष भाई जी। हमारी जो एजेंसियां हैं उनसे चूक हुई है और ये हमारी सरकार ने भी माना है, लेकिन अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, किसी भी प्रकार की कोई मुझे नहीं लगता है तर्क वितर्क की जरूरत है। जो भी एक्शन लेना है विपक्ष साथ है। हमारे नेता राहुल जी पूरी तरह से पूरे समर्थन के साथ कह चुके हैं और जो भी विपक्ष से जो मदद चाहिए या कोई सलाह मशवरा या कोई भी मीटिंग, कोई भी किसी भी प्रकार की कमेटी गठन हो, हर तरीके से हम साथ हैं सरकार के। और जो 26-27 जो परिवार उजड़े हैं उनका हमें हिसाब किताब एक प्रकार से बदला मैं कहूंगा बिल्कुल चाहिए लेना है। नहीं बिल्कुल चाहिए सतीश जी, बिल्कुल चाहिए। और देखिए कूटनीतिक जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत आवश्यक थे और उसका स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन से जवाब भी देना जरूरी है और उसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। खून का बदला खून, कोई इब्बट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आकर आपने इस प्रकार से गन तान कर निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जस्ट ओनली बिकॉज वो हिंदू थे, आपको इस प्रकार से यहां पर टेरर दिखाना था, वो आपने यहां पर किया। लेकिन अब जवाब देने की बारी, और जवाब ऐसा दिया जाना चाहिए कि उनकी 7 पुश्ते याद रखें। 10-15 साल पाकिस्तान पीछे जाए तब वो अपने औकात में आएंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जवाब बहुत जरूरी है। हालांकि अब प्रधानमंत्री जी ने बहुत लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि बचेगा कोई नहीं और एक एक चीज का हिसाब होगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि सेना के हाथ में पूरी छूट है,
पूरी ताकत है, वो जो चाहे जैसे चाहे समय जगह और टारगेट तय कर सकते हैं। लेकिन विदु रावल जी हमारे साथ कनेक्ट है। विदु रावल जी, अब नहीं लगता कि बाहर हम जरूर अटैक करेंगे उनके ऊपर, उन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर हम मारेंगे भी, लेकिन एलओसी के इस पार जो ये आतंकियों के मददगार है जिसके आज हम बात कर रहे हैं, इनको चिन्हित करना विदु रावल जी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जड़ हैं, वो यहां आते हैं, ये उनकी मदद करते हैं, क्योंकि बिना मदद के ये मुमकिन नहीं है कि इस प्रकार से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाए नए इंडिया में। देखिए, बिना मदद के, बिना ग्राउंड मदद के कहीं पर भी कोई आतंकवादी हमला नहीं हो सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद ब्लैंकेट तौर पर एजेंसियों से चूक हुई है, एजेंसियां अपना काम ठीक से नहीं कर रही, ये मुझे लगता है ये ज्यादा जो है एक एग्जैगरेशन है, ये ठीक नहीं है। एजेंसियां अपना काम करती हैं, 365 दिन के 365 दिन काम करती हैं। आतंकवादी हमले एक के बाद एक ये सवाल इसलिए मैंने विदु रावल जी पूछा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप चूंकि अभी शुरू किए थे बोलना, क्योंकि 7 दिन ही आतंकवादी थे, 7 दिन, और 7 दिन बहुत लंबा समय हो जाता है। और ये 7 दिनों में जो एनआईए ने जांच की, उसमें पता चला कि ये सैटेलाइट फोन यूज कर रहे थे, ये बाकायदा अलग अलग जगहों पर जाकर रेकी कर रहे थे। इसलिए हमने कहा कि एलआईयू का फेलियर हो सकता है। सरकार ने भी माना है ये बात, अमित शाह जी ने भी मानी है। प्लीज देखिए, दुनिया की सबसे ज्यादा जो सेलिब्रेटेड खुफिया एजेंसी है वो मोसाद है जी, और उसका जिम्मा जो है वो केवल इंटेलिजेंस इकट्ठी करना है जी, दिल्ली से भी एक छोटे इलाके की, यानी कि इजराइल की जी। इसके बावजूद भी 7 अक्टूबर 2023 हुआ था, आपने देखा किस प्रकार से आतंकी वहां पर आए, तांडव मचाया, और यही नहीं, हजारों की संख्या में इजरायलियों को बंधक बनाकर ले गए। और ये तो तब जब पूरे का पूरा जो इलाका है, वेस्ट बैंक का हो या गाजा का हो, वो पूरी की तरह न्यूमरस चेक्स के बाद जो है पहुंचता है। तो ये ओवर स्टेटमेंट है, ये ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है, ये कहना कि चूक हो गई। लगातार आतंकी प्रयास में रहते हैं और लगातार एजेंसी उनके प्रयासों को विफल करती रहती है। इन मान लो कि 2000 या 5000 प्रयासों में कोई एक प्रयास में इन 6 सालों में वो सफल हो पाए, तो ये आज एजेंसियों की चूक नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है लगातार निरंतरता से, जैसे हम ब्रश करते हैं उसी प्रकार से रोज सुबह उठकर ब्रश करते हैं ना, तो अब उसके बाद भी अगर कोई कीटाणु रह जाता है तो ये क्या ब्रश का फेलियर नहीं है, हमें फिर उसको और जोर से करना है। बड़ी बात यह है कि हमें पाकिस्तानी नैरेटिव से बचना है। पाकिस्तान इसको लोकलाइज समस्या लगातार बताता रहा है, ये लोकलाइज समस्या नहीं है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। सुरंगें हमने देखी हैं, जिन सैटेलाइट फोन्स की आप बात कर रहे हो, ये सैटेलाइट फोन्स जो है मेड इन पाकिस्तान एंड मेड इन चाइना है। तो इस नाते से आप इस बात को देखिए। जहां तक बात रही ओवरग्राउंड वर्कर्स की, स्लीपर सेल्स की बात है, तो वो 3-4 लेयर में है, और हर डेमोक्रेसी के साथ ये समस्याएं हैं। पश्चिम में वोकिज्म बहुत जबरदस्त है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के नाम से क्या परोसा जाता है आपको पता है। कुछ लोग बड़े दिनों से कह रहे हैं सवाल करना। इनकी ठीक है, सारी बातें मैं आपकी मानता भी हूं, लेकिन विदु रावल जी इनकी इस घटिया मानसिकता से कैसे लड़ेंगे? ये रहते हिंदुस्तान में हैं, ये कश्मीर में रहते हैं, और हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं, हमारे पैसों से इनकी रोजी रोटी चलती है, सब कुछ समझ में आता है। लेकिन जब बात इंडिया पाकिस्तान की आती है तो ये पाकिस्तान की जीत पर तालियां बजाते हैं क्रिकेट मैच में। ये पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों को कैसे चिन्हित किया जाएगा, कैसे पहचान इनकी होगी? क्योंकि यही वो लोग हैं जो 2 मिनट के अंदर उन आतंकवादियों को अपना गेस्ट बनाकर अपने घरों में रखते हैं, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था कराते हैं, उनके साथ जाकर रेकी करवाते हैं। इनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? इस दिशा में क्या प्रयास सरकार कर रही है? 370 के अलावा हम इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बाकी मेहमान भी मैं चाहूंगा थोड़ा और डिबेट को खोला जाए। हमारे साथ संजय कुलकर्णी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संजय कुलकर्णी जी, क्या यह संभव है कि हम इस OGW की पहचान कर पाएं? क्या यह संभव है हम पता कर पाएं कि इस एरिया में स्लीपर सेल्स हैं, और क्या इस दिशा में प्रयास हुए? एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि हमने देखा हाल फिलहाल के दिनों में, मैं ये सवाल विदु रावल जी से भी सेम लूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, लेकिन आपसे समझना जरूरी है, PFI, सिमी, इन सब पर तत्काल अमित शाह जी ने कार्रवाई की, इन सबको बैन किया गया। कश्मीर में हुर्रियत और जमीयत इस्लाम और उस प्रकार के जो है तमाम संगठन, इनके ऊपर भी कार्रवाई की बात हुई। लेकिन आपको नहीं लगता सर ये अभी भी एक्टिव हैं? इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपना काम तो कर रहे हैं, दफ्तर इनके नहीं भले खुले हों, इस प्रकार से संगठन सड़कों पे नहीं दिखाई देता हो, लेकिन इंटरनली ये काम करते हैं, हुर्रियत और इस प्रकार के चीजें जो है कश्मीर के अंदर, और ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डैमेज हमारे देश को कर रहे हैं वहां पर रहते हुए। इस दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए? उनको चिन्हित कैसे किया जाए जो खुलकर आतंकवादियों की मदद करते हैं?
आशीष, बात ऐसी है कि हम लोगों ने जरूर बहुत बहुत मेहनत की है। आज कश्मीर के अंदर जो आज हम लोग स्थिति देख रहे हैं, वो स्थिति बहुत मेहनत करने के बाद हुई है। सबने इसके ऊपर जी जान लगाई है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये जो मानसिकता जो आप कह रहे हैं, ये मानसिकता कई लोगों के दिल में है, इसमें भी कोई शक नहीं। आप कह रहे हैं ये 7 दिन से रह रहे हैं, जैसे 7 दिन से रह रहे, मैं तो कह रहा हूं यहाँ पे 75 साल से रह रहे। आप तो 7 दिन की बात कर रहे हैं। 7 दिन में तो ये यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर है, 75 साल से लोग रह रहे वही मानसिकता से। तो हम लोगों ने जब तक वो मानसिकता, ये एक मौका मिला है हिंदुस्तान में सब लोगों को एक बात और एकजुट कहने का। अच्छा, एक चीज और इसी में मैं संजय जी ऐड करना चाहता हूं। बड़ा अचानक से सवाल आ गया कि ये जो हमारे सुरक्षा बल हैं, क्या इनको स्थानीय मदद नहीं मिलती है क्या? जब वो कोशिश करते हैं पता करने की या कुछ पूछने की, तो क्या स्थानीय जो लोग हैं, अगर आप वहां पर रहे हो, आपने देखा समझा हो करीब से, तो आप अगर बता पाए लोकल सपोर्ट क्या स्थानीय हमारे सुरक्षा बलों को भी मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती है वहां से? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आशीष जी, एक है हम लोगों को ह्यूमन इंट भी मिलता है। अधिकतर हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही हम काम करते हैं। चाहे हमारे पास इंटरनेट है, चाहे हमारे पास मोबाइल्स हैं, चाहे हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ये सब है। ये इससे जरूर कंफर्मेशन हो सकता है, पर लेकिन सबसे बड़ा तबका जो हमको खबर देता है वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो वहां के लोग रहने वाले। ये नहीं कि हिंदू देते हैं या मुसलमान, सब कोई देता है। और वो जो अपने आप को भारतीय समझता है, और वो तबका ज्यादा बताता है जो ये जो लोग बाहर से आते हैं या यहाँ की मानसिकता वाले हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको एक्सप्लॉइट किया है। चाहे उनकी औरतों के साथ एक्सप्लॉइट किया, उनके पैसे खा गए, उनके घर में जाकर के रहते थे, जो भी है, जैसे भी है, मजहब के तौर पर इनको ब्लैकमेल करते थे, जैसे भी है, ये लोग जो हैं इनको ब्लैकमेल और तरह तरह का इस्तेमाल। अब आपका ये कहना कि क्या ये OGW नजर नहीं आते, मैं जो आप सवाल पूछे, हाँ काश अगर ये OGW को सींग होते या सींग आ रहे होते, क्योंकि ये OGW है, तो शायद मुझे बहुत सारे लोग दिखते सींग वाले कि कौन कौन है। पर ये है कि सींग आते नहीं है इनके, और ये दिखते मेरे जैसे हैं, सबके जैसे हैं, और पता नहीं चलता है। लेकिन ये जरूर है कि कई एक, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं जाता था कोऑर्डिनेट सर्च के लिए, लोगों को मुझे मालूम था कि इस घर से ये लड़का है, बताते तो गांव वाले ही हैं कि साहब इस घर में 6 बच्चे हैं, वही बताते हैं। हम जब उनके माँ बाप से पूछते हैं आप अपने 6 बच्चे बताइए कहाँ कहाँ है, तो कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, कोई आंगनवाड़ी में है, कोई टीचर है, और एक मिसिंग है। हम कहें भाई ये बच्चा कहाँ है, ये तो साहब मालूम नहीं, ये तो 3-4 साल से या 3 महीने से गुम है, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। वो कहीं तो, और हमने तो FIR भी दर्ज किया हुआ है, हमारा बच्चा गायब है, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता है। हमने ऐसे भी परिवार को पकड़ा है और कहा है कि ये आपका बच्चा है, ये आतंकवादी है, हमें मालूम है ये आतंकवादी है, यहीं घूम रहा है, उसके बाद AK-47 है, क्या आप उसको सरेंडर कराएंगे? तो बोले हम क्या करेंगे, नहीं करा सकते। उसके बाद क्या करें, मैं उनको साफ कहता था आपको 2 महीने देता हूं, सरेंडर करवाइए, नहीं तो उसको गोली मार करके आपके सामने लाऊंगा, रास्ते में कोई भी आदमी उठेगा नहीं। और ये मैं आपको तब बात कर रहा हूं जब पीक पे थी, ये 90 की बात कर रहा हूं, 93, 94, 96 की बात हो रही है ये, कि जब वो अगर आपका कोई मर जाए तो रास्ते में आफत आती थी, ट्रैफिक बंद हो जाता था कि हमारे मुजाहिद को किसने मारा करके। तो अब 2 महीने के बाद जब हम मार के लाते थे, उनके घर को बोलते थे आपने इसको दफनाना है या मैं दफनाऊं, जो आप कहेंगे जैसे मर्जी, पर रास्ते पे कोई आया तो छोड़ूंगा नहीं। तो जब तक आप सख्ताई से पेश नहीं आएंगे, जब तक लोगों को बात का, हम कोई किसी के साथ गलत काम नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं उनको कि आपका लड़का है, मतलब आप अपने लड़के को लाइए। जी नहीं, मतलब क्या आर्मी, या चूंकि आपने काम किया ग्राउंड पर तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मैं आपसे थोड़ा विस्तार से बात करूंगा, लेकिन बाकी 2 प्रवक्ता भी जो हमारे साथ वो भी हैंड रेज करने कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या आर्मी को ये पता होता है कि ये एरिया, ये मोहल्ले, ये गलियां, ये क्षेत्र, ये आतंकवादियों के लिए सेफ जोन है, और ये यहाँ पे इजीली आतंकवादी आते हैं, कंफर्टेबली यहाँ पर रह सकते हैं, इन जगहों पर क्या कोई स्पेशल कार्रवाई की आवश्यकता है कि यहाँ पर कुछ विशेष तरीके से कुछ एक्शन हो ताकि इन लोगों को पकड़ा जा सके? इसलिए हम बात इस पर ज़्यादा गंभीरता से सर आज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जड़ है हमारे देश में आतंकवाद की, इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन विदु रावल जी हैंड रेज कर रहे थे। लेकिन विदु रावल जी आप अपनी बात रखिए, मैं आ रहा हूँ, सतीश जी आ रहा हूँ विदु रावल जी के बाद। लेकिन विदु रावल जी मेरा सवाल भी साथ साथ में ये है, ये जमीयत
और ये जमीयत इस्लामी और हुर्रियत, इन लोगों के ऊपर आपको नहीं लगता कि एक्शन थोड़ा धीमा चल रहा है? अगर इनके ऊपर एक्शन तगड़ा होता, सिर्फ कह देने से इनको हम बैन करते हैं, क्या ये काफ़ी हो जाता है? या ये हुर्रियत और जमीयत इस्लामी और इस प्रकार के जो संगठन के ऊपर एक्शन तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है कि इन आतंकवाद को पनाह मिल जाती है इजिली कश्मीर में। आशीष जी, एक समय था जब हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादियों की हत्या होती थी तो उनके लिए प्रोसेशंस निकलते थे। बिल्कुल देखा, लाखों की संख्या में उनके नमाजे जनाजे निकला करते थे। उनके जनाजों में लोग जो है लाखों की संख्या में निकलते थे। बुरहान वानी को जब मारा भारत की फौजों ने, उसके भारत की सुरक्षा एजेंसीज ने, सुरक्षा कर्मियों ने जब मारा, उसके बाद कितना बड़ा प्रोसेशन निकला था। मकबूल भट्ट को याद कीजिए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कहने वाले तो दिल्ली के अंदर जेएनयू के अंदर ये नारे लगे। तो इसलिए कम से कम इन चीजों को रखें। मैं आज बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहता। इसमें हमारी राजनीतिक पार्टियां जो कि लंबे समय तक सत्ता में रही हैं, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई हॉस्टाइल आवाज आज नहीं आ रही है, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। इशरत जहान तो ना तो कश्मीर की थी, ना ही जो है कश्मीर के आतंकवाद से संलिप्त थी। इशरत जहान को जब 2004 में मारा गया, तो मुंबई के अंदर जब उसका शव लेकर आया गया, तो 1 लाख से अधिक लोग उसके पीछे थे, लश्कर की ऑपरेटिव। और उस तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे शरद पवार जो थे, उन्होंने 1 लाख रुपए का उस परिवार को मुआवजा देने की बात घोषणा की थी। कुछ दिनों बाद बिहार के अंदर चुनाव हुआ, इशरत जहान को बिहार की बेटी बनाकर कहा गया। कुछ साल बाद 2010 में अमेरिका के अंदर भारत का एनआईए जो है जांच करने गया, इसी तव्वर राणा जो आए हुए हैं, इसकी और डेविड कोलमैन हेडली की। डेविड कोलमैन हेडली कह रहा है कि इशरत को मैंने लश्कर का ऑपरेटिव बनाया, और उसने एक बोचअप ऑपरेशन किया था नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ। लेकिन एनआईए से दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर क्या कहलवाया जा रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात, और बाय द वे लीक हो गई थी बात। फिर 2 महीने बाद वही बात डेविड कोलमैन हेडली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कह रहा है। तो जब पॉलिटिकल संरक्षण, और माफी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं, आज ये इतना ये माहौल नहीं है आशीष जी, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। आपने सिमी की बात कही, अभी जो मुर्शिदाबाद के अंदर हमले हुए हैं, उसके अंदर जो रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल की, उसने उसके सिमी के को फाउंडर जो हैं उस रूलिंग पार्टी के सदस्य से हैं। और बाद अब जैसे जांच में निकल कर आ रही है रिपोर्ट्स कि वो लोग फैसिलिटेट करते थे। पीएफआई का खुला समर्थन कर्नाटक के चुनाव में, पीएफआई और एसडीपी का खुला समर्थन खुलकर, कोई बिना लगलबड़ के, कांग्रेस पार्टी ने मांग कर लिया है। जब केरल के अंदर, वायनाड के अंदर पहले राहुल जी जीतते हैं, बाद में प्रियंका जी जीतती हैं, तो वहां पर कांग्रेस का झंडा नहीं दिखता आपको, वहां पर पीएफआई के झंडे दिखते हैं। वहां पर इस प्रकार से जो मुस्लिम लीग है उसकी, तो मैं आज पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जब उस कदम उठाने की आप बात कहते हैं ना, मैं अंत कर रहा हूं ये बात कहते हुए आशीष जी, बड़ा फर्क क्या है। ये कश्मीर ने पाकिस्तान को निगलेक्ट किया था, पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था 1946 और 47 में। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। किसने निगलेक्ट और रिजेक्ट नहीं किया था? बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम इलाके थे, 94% तक वोट दिया था जिन्ना को 1946 के चुनाव में पाकिस्तान बनाने के बाद। अब कितने लोग सरहद पार कर उधर गए और कितने यहां रह गए, ये एक अलग डिबेट का विषय है। वो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे किस प्रकार की क्या सिचुएशन उस समय रही, लेकिन आज जो मौजूदा प्रदेश में विदुर रावल जी है, बात को खत्म करने जल्दी से, क्योंकि बाकी मेहमान भी है। बिल्कुल, ये मैं कह ही रहा था, अंतिम वाक्य है। लेकिन इस दौरान 1947 से लेकर आज 2025 तक आप कितने ऐसे पाकिस्तान की सोच वालों का भारतीयकरण कर पाए हैं? ये एक चैलेंज था। इस चैलेंज पर हम कितने हद तक हम कामयाब हो पाए हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता। ठीक है सतीश जी, आपको नहीं लग रहा कि अब ये बातें बहुत हुई, चेतावनी बहुत हुई, अब वाकई में सीधे एक्शन की बारी है? और एक्शन सिर्फ उस पार नहीं होना चाहिए, उस पार तो होना ही होना है, इस पार भी तगड़ा एक्शन होना चाहिए। ये बातें कम, काम ज्यादा, इसकी बहुत आवश्यकता पड़ गई है अब देश में। सतीश जी। आशीष भैया, पिछले 10 सालों से विपक्ष और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि एक्शन हो, लेकिन एक्शन के नाम पे अपने देश के ही जो एक्टिविस्ट हैं उन पर एफआईआर, उनके सोशल अकाउंट बंद, उनके यूट्यूब चैनल बंद। यार ये कर क्या रहे हैं ये? और यहाँ बैठ के पूरे देश में घुमा रहे हैं बंगाल और फलाना ढेका।
अरे भाई तुम डिबेट करने आए हो, कम से कम जवाब दो ना। पहलगाम पर क्या करने जा रहे हो तुम? क्या ठोस कदम ले रहे हो? जवाब पाकिस्तान को मिल जाए, आज पूरा जवाब पाकिस्तान को मिल जाए। प्रधानमंत्री आप तो फिर भी कहोगे पेड़ गिर गए, कौवा मर गया। सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या कहा था आपने? बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा था? आपको कुछ साबित नहीं करना, कांग्रेस पार्टी को कुछ साबित नहीं करना। हमें पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। उनके मंत्री रात को 2 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं साबित करना, आपको कुछ साबित नहीं करना। हमने अपना बता दो। 26/11 के बाद चूड़ियां पहनकर मुजरा कर रहे थे, याद है ना? दिल्ली के अंदर धमाकों के बाद क्या कर रहे थे? समझौता ब्लास्ट के गुनहगारों को छोड़कर किस प्रकार से कर्नल पुरोहित और स्वामी शिवानंद को पकड़ पड़ा। अभी तो ये तो ना वही वाली बात हो गई, तू मैं पॉलिटिक्स वाली चलने लगी है। नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं ना इस पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चाहता। आप हाथ जोड़ के निवेदन भैया, हाथ जोड़कर दोनों लोगों से निवेदन है। ये ना पॉलिटिक्स ना कभी से और दिन हम कर लेंगे। अभी ना मेरा बस सोच के बहुत अजीब लगता है कि आप लोग इन चीजों पर भी पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं। ये इतना संवेदनशील है कि आप सोचिए कि वो नई नवेली जो बच्ची थी वहां पर, उसके पति की हत्या वहां पर कर दी गई। ये सिचुएशन ऐसी ज्यादा खराब है। हम इस पर संवेदनशीलता को परे रखते हुए इस प्रकार की सियासत हम नहीं चाहते, हमें एक्शन की आवश्यकता। सतीश जी, मैं चाहूंगा, क्योंकि आप ज्यादा बोल नहीं पाए, बीच में विधि रावल जी ने बोला, अब मैं चाहूंगा संक्षेप में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। और साथ साथ में मेरा एक सवाल भी रहेगा, क्यों ना ये कहा जाए कि जब आप लोग सत्ता में थे लंबे अरसे तक, तब इन प्रकार के गद्दारों को, इस प्रकार के आतंक के मददगारों के फन आप लोगों ने नहीं कुचले, वहां पर थोड़ी नरमी आप लोगों ने बरती, इसीलिए आज इस पैमाने पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। सतीश जी, देखिए, इस मौके पर ये कहना कि नरमी बरती, ये बिल्कुल गलत है। कोई नरमी नहीं बरती। हमेशा ही आतंकियों को पूरी तरह से जवाब दिया गया। कोई कभी भी ब्यौरा दे दो। मोदी सरकार से ये रावल भाई क्या हेलो, ब्यौरा दे दो जरा। यहाँ मैं टांग खिंचाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ परिवार को एक करने के लिए। हम चाह रहे हैं कि पूरी मजबूती के साथ हम लड़ाई लड़ें। रावल जी प्लीज लेट कंप्लीट, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि एक मिनट सतीश जी एक मिनट रावल जी, रिक्वेस्ट मेरी है कि ना बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। हम डीप जा रहे हैं। सुनिए, हम इस डिबेट के थोड़ा डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। विधु रावल जी, अगर आप इंटरप्ट कर देंगे तो फिर मजा आएगा नहीं। थोड़ा डीप में जाने दीजिए। सतीश जी, पूछ रहा हूँ कि 10 दिन से बर्दाश्त नहीं हुए, इन्होंने जो 10 साल देश को सत्यानाश किया, बता देना। विधु रावल जी, मैंने वही सवाल सतीश जी से पूछा। अगर आप उनको बोलने देंगे तो आप शायद समझ पाए वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस पे क्या क्लैरिफिकेशन है? सुन लीजिए क्या जा रहा है सुनने में। दोनों सतीश जी, डिबेट खराब करनी है। सतीश जी, पास कोई जवाब नहीं है, ना इसके पास है ना इसके पार्टी के पास है। सतीश जी प्लीज आप अपनी बात रख लीजिए। जो मैंने कहा, मैंने क्यों गलत कहा, जरा वो बता दीजिए, मुझे गलत साबित कर दीजिए। आशीष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वक्त है वो बहुत सेंसिटिव है। पूरा जो देश है वो एक है। हर तरीके से हमें हर किसी को विश्वास में लेना है, विपक्ष को भी, सरकार को भी। और पूरी मैं ये कहूंगा कि जो हमारे साथ हुआ है, पूरी ताकत के साथ, पूरे उसके साथ सूझबूझ के साथ हमने इसका जवाब देना है। ये हमारी रणनीति होनी चाहिए। नहीं, मैंने सतीश जी, मैंने सवाल आपसे, सतीश जी, मैं आपकी हर बात पे एग्री करता हूँ। सतीश बघेल जी, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूं, बिल्कुल ये चेतावनी का नहीं, ये एक्शन का समय होना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाना चाह रहा था ताकि हम इस जड़ पर पहुंचे, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि ये गद्दारों को पनपने आखिर किसने दिया जम्मू कश्मीर में, विशेष तौर पर, क्योंकि लंबे समय तक आपने देश चलाया, तो मैं इसलिए आपसे समझना चाह रहा था। लेकिन ये बातें बहुत कही जाती हैं, बीजेपी के नेता ही बड़े आरोप लगाते हैं कि जब बात एक्शन की होती थी तब आप लोग बातचीत से मसले हल करने की तरफ बढ़ते थे। अब जो बुलेट चलाते हैं उनसे डायलॉग नहीं संभव है ना सर? सतीश जी, शायद इसीलिए आप लंबे समय तक जो है वहां पे आतंकवादी पनपते रहे और आज भी हेल्प करते हैं इन आतंकवादियों की। अब इस बात में इस जो आपने हमारी पार्टी पर आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने पनपने दिया या आपने वो करने दिया, मुझे सारी बीजेपी का हर नेता ही आरोप लगाता है, मैं उनके बिहाफ पर ही आपसे बोल। जी ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, इसका जवाब ये है कि जो गोली चला रहा है उसमें गोली लगी है। कांग्रेस के टाइम में भी अगर आप पिछले कांग्रेस का और बीजेपी का कार्यकाल निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जो अगर आतंकी मरे हैं वो हमारे टाइम पे मरे हैं। नहीं, बीजेपी करे या कांग्रेस करे, अपने को तो कश्मीर साफ चाहिए जी, हमें कश्मीर साफ चाहिए। आप करिए या बीजेपी करिए, कोई करे तो कश्मीर साफ चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हम तो
पहले भी जो कार्रवाई हुई है, यार देखिए मुझे वो जवाब देना है, वो पहले मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद कश्मीर साफ चाहिए इस पे मैं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे टाइम में आतंकी ज्यादा मारे गए हैं, जवान हमारे कम शहीद हुए हैं। आप जो बीजेपी से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे जवान ज्यादा शहीद हुए हैं, आतंकी कम मारे गए हैं। पहली बात तो ये है। अब इसमें हमारी सूझबूझ हमारी एजेंसियों पे कितनी पकड़ रही है, ये मायने रखता है कि हम किस प्रकार से शासन कर रहे हैं। भाजपा का जो शासन है वो पूरी तरह से जोड़ तोड़ पे लगा रहता है, चुनावों पर उनका ध्यान रहता है, उनका ध्यान ना एजेंसियों पे रहता है ना किसी पे रहता है। ठीक है, मैं सतीश जी मैं रोक रहा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं अब आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं। विदु रावल जी तस्वीर दिखा रहे हैं, बताइए विदु रावल जी कौन सी तस्वीर आप दिखा रहे हैं? मनमोहन सिंह जी के साथ में आतंकवादी की तस्वीर कोई शेयर कर रहे हैं, बताइए जी विदु रावल जी, एलिबोरेट करिए। मैं दिखा दूं एक तस्वीर जिसमें मोदी जी बिरयानी खाने गए हैं, नवाज शरीफ की पोती की शादी। देखिए मैं आपको 5 इंस्टेंस, आपने स्पेसिफिकली सवाल पूछा था, वहां से कोई जवाब नहीं आया, रिटोरिक आया। मैंने भी प्रयास किया कि मैंने इनको इतने सारे ब्लास्ट बताए, ये थोड़ी देर पहले 10 दिन का आपको बता रहे थे, अभी लगातार बोलते जा रहे हैं। आशीष जी चुप करवा पाएंगे क्या? सतीश जी एक बार जरा बोल लेने दीजिए विदु रावल जी। मैं पांच उदाहरण देता हूं। पहला है ये है यासीन मलिक, प्रधानमंत्री, ये यासीन बता दे, बेशर्म आदमी चुप नहीं होगा, ये बेशर्म आदमी चुप नहीं होगा। ये है यासीन मलिक, प्रदेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने के हाथ पकड़े खड़ा है, और कहाँ खड़ा है? प्रधानमंत्री के कार्यालय पर खड़ा है। और ये आदमी कौन है जिसने 1989 में खुद बीबीसी के इंटरव्यू में सैन सेबेस्टियन इसका इंटरव्यू ले रहे थे। ये आवश्यक है क्या? ये जोकर को मेरे साथ दिखाना आवश्यक है क्या? सुनिए मेरी बात आवश्यक नहीं है क्या? क्या आशीष जी मेरी बात जरूरी नहीं बता रहा हूं मैं? विदु रावल जी आपकी बात बिल्कुल जरूरी है, चूंकि अब आपने तस्वीर दिखाई है। नहीं मैं चाहूंगा कि एक बार विदु रावल जी को दिखाइए, ये वर्सेस वाली विंडो अभी थोड़ा छोड़िए, इनको विदु रावल जी को दिखाइए। इन्होंने यासीन मलिक के साथ में मनमोहन जी की जो फोटो दिखाई है उसको एलिबोरेट कर रहे हैं। प्लीज विदु रावल जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं कुलकर्णी जी के पास जाऊंगा। हाँ, ये जो यासीन मलिक तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के, इशारा क्या है आप कहना क्या चाह रहे हैं? सीधे आइए ना पॉइंट पे, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हाथ में हाथ पकड़े खड़ा है। हाँ। ये 1989 के अंदर इसने बीबीसी को इंटरव्यू में बता दिया था कि मैंने 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा था। हाँ। एक जज को पॉइंट ब्लैंक पर मारा था, और 40-50 को तो हम मार चुके हैं। इसके बाद आकर सालों बाद तक भी ये जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में आ रहा है। आपने थोड़ी देर पहले हुर्रियत की बात कही। हुर्रियत को कांग्रेस के जमाने में दिल्ली बुलाकर मीठी मीठी बैठकें होती थी। बाटला हाउस के अंदर एनकाउंटर हुआ तो आजमगढ़ के अंदर जाकर खुद कांग्रेस के तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में कांग्रेस की रैली में कहा कि पूरी रात सोनिया गांधी सो नहीं पाई, फूट फूट कर रोती रही। ये कार्रवाई होती थी। इशरत जहां का मैं बता चुका हूं, मैं आपको ये भी बता, खत्म करने दीजिए अब जल्दी से। 9 फरवरी 2016, अभी जब सत्ता से बाहर गए तब का भी चरित्र बताने दीजिए। 9 फरवरी 2016 को देश की राजधानी में नारे लगते हैं, जेएनयू के अंदर दिल्ली के हार्ट में। कन्हैया कुमार वो नारे लगाता है, क्या? भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। आज भी केस चल रहा है। और कन्हैया कुमार किस पार्टी का नेता है? कांग्रेस पार्टी का नेता है। अभी ये पूछ रहे थे कि ये 10 दिन हो गए सुनते सुनते। अरे 10 दिन नहीं, 10 साल तक हो गए। 10 साल में सूरत के अंदर हमला हुआ, उसका क्या बदला लिया था? अहमदाबाद में हमला हुआ, क्या बदला लिया था? मालेगांव में बदला हुआ, नासिक में हुआ, मुंबई के अंदर सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में क्या बदला लिया था? लखनऊ में, आगरा में, आगरा में संजय जी को शामिल करूंगा। संजय जी से बहुत देर से बात नहीं हुई है। संजय जी आपने सुनी दोनों नेताओं की बातें, दोनों ने बारी-बारी देश चलाया, चला रहा है, पहले चला चुका है। अरे मैं रोकिए, इनकी आवाज थोड़ा डाउन करिए। हम टेक्निकल बात कुछ करना चाह रहे हैं क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील है। अब ये तो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ, डिबेट में देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी क्यों आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, लगा रहे हैं आप। आशीष भाई सही बोल रहे हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सभी आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। तुम अपनी कैसे बात करें बीजेपी को, कांग्रेस को? एक मिनट, चलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, चलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। मुझे अपने हिसाब से मुझे डिबेट चलाने दीजिए। अरे इनके ऑर्डर डाउन करिए, इस प्रकार से नहीं चल पाएंगे आप। संजय कुलकर्णी जी, आपको नहीं लगता कि ये कूटनीति बहुत हुई, अब एक्शन की बारी है और एक्शन होना चाहिए? ये एक्शन होना चाहिए यहाँ पर, आपको नहीं लगता ये बेहद महत्वपूर्ण हो गया अब? और जो आरोप अभी विदु रावल जी लगा रहे हैं या जो सतीश बघेल जी कह रहे हैं कि हमारे समय पे ज्यादा ये हुआ, हमारे समय पे ज्यादा ये हुआ, आपने चूंकि अब बहुत पुरानी बात आपने शुरुआत में कही कि 93, 94 में मैं वहां पर था, जरा बताइए क्या बदला अब तक और क्या आवश्यकता है अभी भी? देखिएगा, 1977 में जब मैं यंग ऑफिसर था और जब वहां जाता था तो हमसे पूछा जाता था कि आप इंडिया से आए हैं
तो हमें बड़ा गुस्सा आता था कि आप ऐसे कैसे, आप भी तो इंडिया के। तो वो कहते नहीं नहीं आप इंडिया से आए। तो ये जो मानसिकता है, ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 370 जब हट गया और जिस प्रकार से अभी भी ये कईयों के दिमाग में जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हैं उसमें जाने में वक्त लग रहा है, क्योंकि भारत के अंदर ही कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जब आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कोई भी हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएगा। वो तो सब गलत साबित हो गया, खून की नदी भी नहीं भाई और झंडा भी लहरा रहा है। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत जरूरी है कि हम सब ने मिल करके एक भारतीय होने का होना है और यकीन करना और दिखाना है। जहां तक OGWs का सवाल है, चाहे वो मजहब के तौर पर हो या कोई सहानुभूति के तौर पर हो या उनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं या उनको मदद देते हैं, ये सब हो रहा है, इसलिए तो ये नौबत आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन कश्मीर के अंदर एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं जरूर हुआ है, फर्क पड़ा है और आगे भी फर्क पड़ेगा। ये कहना कि सारे कश्मीरी गद्दार हैं गलत होगा, तो इसमें गद्दार हैं थोड़े बहुत हैं, मैं कहूँगा स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग गद्दार हैं और यह गद्दारी वो दिखा रहे हैं। और क्यों पाकिस्तान तो दुश्मन है, तो ये भी लोग जो है वो तो इन लोगों के साथ किसी ने भी सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर इतना सब कुछ होने के बाद हम सब एक साथ खड़े हैं, बोलने के बाद भी मतलब हम लोग देखते हैं ये चीजें तो मैंने भी बड़ी करीब से देखी है सर। जब से पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 370 हटने के बाद भी हमने देखा किस प्रकार के जो बदलाव आए हैं वो धरातल पर दिखते हैं। वो जो पत्थरबाजी होती थी वो एकदम से खत्म हो गई, ये जीरो टेरर टॉलरेंस वाली जो बात हुई, लेकिन इन सब के बाद में जीरो टेरर टॉलरेंस की बात तो होती है, लेकिन अब ये जीरो एक्शन जो दिखाई दे रहा है ना, इसको लेकर भी बड़े मन में कसक है, होना चाहिए सर, जल्दी से होना चाहिए। नहीं आशीष, तो ये नहीं कहना है कि एक्शन होता है, लेकिन हम लोग एक लोकतंत्र हैं। आप देखिएगा जब किसी आतंकी का जो सपोर्टर का घर गिरता है तो आप हिंदुस्तान के अंदर 15 लोग खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं ये गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का साथ लेना चाहिए। कानून जब कहेगा तब, ऐसे नहीं होता है। जब तक हम लोगों का सबको, कोई भी अगर मैं वहां पर हूँ, मैं किसी का भी घर नहीं गिराऊंगा जब तक मुझे मालूम नहीं ये लड़का कौन है और ये घर क्या करता है। अगर आप ये कहेंगे हर हमेशा नहीं जी वो तो हमारा लड़का नहीं है, वो तो बाहर चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ, आप फिर वहां के लोग कहेंगे, हमारे यहाँ से भी लोग कहेंगे नहीं वो तो क्या है, आप परिवार को कैसे परेशान कर सकते हैं घर गिरा करके जब उनका एक लड़का। तो क्यों नहीं, वो परिवार वहां पर जो है वो आतंकी के भरोसे पूरा दबदबा बचा करके बैठा हुआ है। वो परिवार आतंक, एक बच्चा आतंकी या मुजाहिद या जहादी के लिए लगा है और पूरे गांव भर में उसका बोलबाला होता है। क्यों? तो वो घर जब गिरेगा तभी तो लोग नहीं गिरे ना गिरे। अभी हमने देखा है, अपने बैक टू बैक देखे 8 घरों को आईडी ब्लास्ट से उड़ाया गया। अब ये एक्शन जो हो रहा है ये वाकई में इसकी बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए हम कह रहे थे कि इन मददगारों को ढूंढो और इनको चिन्हित करो जो मदद करते हैं आतंकवादियों की। वो आतंकवादी जिसको सेफेस्ट हेवन मानते हैं अपना, जो इजिली आते हैं यहाँ पर तमाम वारदातों को अंजाम देते। खैर आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। सतीश जी बहुत आभार आपका, बिजुरावल जी आपका भी बहुत शुक्रिया और संजय कुलकर्णी जी समय दिया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। लेकिन एक हफ्ते में घाटी में थे आतंकी, लेकिन मददगार कौन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि यही वो मददगार हैं जो आतंकियों को फलने फूलने देते हैं और ये आतंकी आते हैं कश्मीर में और इस प्रकार से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।